मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो एक हफ्ते के अंदर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको 2 आक्रमणकारी पढ़ा दिया है, गजनवी और गौरी, और साथ ही साथ मैंने गुलाम वंश के महत्वपूर्ण शासकों को भी पढ़ाया है, और उसके बाद मैंने खिलजी वंश का भी अंत किया है, और साथ ही साथ मैंने तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक भी आपको पढ़ाया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद तुगलक। देखिए, मोहम्मद तुगलक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तुगलक वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक ये माना जाता है। इसकी बहुत सी नीतियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत खत्म करवा रही हूँ। मोहम्मद तुगलक, देखिए आपको ये मोहम्मद तुगलक की इमेज दिख रही है, ये मोहम्मद तुगलक की इमेज है। मोहम्मद तुगलक कौन था? तो मोहम्मद तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक वो व्यक्ति था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत में। तुगलक वंश की स्थापना करके गयासुद्दीन तुगलक 1320 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और 1320 से 1325 तक उसने शासन किया। 5 साल ही शासन किया, और 1325 में उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि उसकी मृत्यु जौना खां यानी कि मोहम्मद तुगलक द्वारा की जाती है। मोहम्मद तुगलक ने एक ऐसा लकड़ी का महल बनवाया था जिसमें दब कर और कुचल कर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। वो कुछ ऐसा सेटअप को तैयार करवाता है कि एक खंबे पे अगर हाथियों के हल्के से भी झटके लगे तो पूरा का पूरा जो लकड़ी का महल है वो गिर जाए, और उसमें ही दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता की मृत्यु करके गद्दी पर बैठता है 1325 ईस्वी में। आगे जानते हैं। देखिए, हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसके टाइम में एक मोरक्को का रहने वाला व्यक्ति जो इब्ने बतूता जो यात्री था वो भारत आया था। तो उसके यात्रा वृत्तांत में भी जो जिसका नाम है रिहला, उसमें हमें उसमें हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है जो इब्ने बतूता ने लिखी थी। जान लेते हैं इब्ने बतूता कौन है। तो इब्ने बतूता मोहम्मद तुगलक के विषय में इब्ने बतूता ने विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराई। उसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी में अफ्रीकी देश मोरक्को प्रदेश में हुआ था। ये इब्ने बतूता की बात हो रही है। प्रसिद्ध नगर तंजीर में हुआ था, तांजीर में हुआ था। इसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्ने बतूता था। वह 12 सितंबर 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा। उसने रहला किताब उल रहला की रचना की, जिसमें भारत के विषय में लिखा हुआ था। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि मोहम्मद गजनवी के टाइम में वो कौन सा ऐसा यात्री था जो भारत आया था और जिसने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि उस यात्री का क्या नाम था। रचना की जिसमें भारत के विषय में लिखा। वह 8 वर्ष 1334 से 1342 तक भारत में रहा। उसने मोहम्मद तुगलक को दानदाता और रक्त पिपासु भी कहा। देखिए, दोनों चीजें वो कह रहा है, दानदाता भी और रक्त पिपासु भी कहता है। और भी हमें जानकारी मिलती है कहाँ से भाई? तो शम्से सिराज अफीफ यानी तारीख फिरोज शाही, फतुहाते फिरोज शाही से मिलती है। ऐन मुल्क मुल्तानी जो मुनशते महरू है उनसे भी मिलती है। अमीर खुसरो जो तुगलकानामा, और याहिया बिन अहमद सरहिंदे तारीख मुबारक शाही, मतलब और भी ऐसी किताबें हैं जिससे हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता चलता है। मोहम्मद तुगलक का प्रारंभिक जीवन क्या है? तो भाई इसका नाम जूना खां है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था। और मोहम्मद तुगलक अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके माता का नाम बेगम नूर जहां था। उसका जन्म 1290 में मुल्तान के कोटला में हुआ था। वह तीव्र बुद्धि का था। खुसरो शाह ने उसे तुरंगों का स्वामी नियुक्त किया था, मगर मोहम्मद तुगलक ने अपने स्वामी को उखाड़ फेंकने में अपने पिता की मदद की। 1320 में मोहम्मद तुगलक ने नए वंश की नींव रखी और मोहम्मद तुगलक को उल्ग खां की उपाधि देकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1325 में अपने पिता के बाद वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अपने पिता की मृत्यु करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक को संस्कृत, फारसी, अरबी और तुर्की समेत कई भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। तो देखिए, इसके पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक है, माता का नाम बेगम नूर जहां है। इसका जन्म 1290 ईस्वी में मुल्तान के कोटला में हुआ था, और खुसरो शाह ने इसे तुरंगों का स्वामी कहा था।
और 1325 में ही अपने पिता की मृत्यु करके, पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। यहाँ पे कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं देती हूँ आपको। नाम क्या है, तो मोहम्मद बिन तुगलक उलूग खां की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठता है भाई। और इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम जूना खां है। जन्म इसका 1290 में हुआ है। जन्म स्थान इसका मुल्तान के कोटला जो कि पाकिस्तान में है, वहां पे है। इसके पिता का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। माता देखिए यहाँ पे ये चीज मिस हो गई है, माता का नाम इसका मैंने यहाँ पे आपको बताया है, बेगम नूर जहां है, ठीक है। पूर्ववर्ती तो भाई इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक बैठा था, और उत्तरावर्ती इसके बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था 1391 ईस्वी में। अब बात करते हैं राजवंश, तो भाई तुगलक वंश का रहने वाला है। पद दिल्ली का सुल्तान रहा ये। धर्म इसका इस्लाम था। शासनकाल इसका 1325 से 1351 था। इसकी कोई औलाद नहीं थी, इस वजह से इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है इसकी मृत्यु के बाद। मृत्यु कब होती है भाई, तो 20 मार्च 1351 ईस्वी में। मृत्यु का स्थान इसका रहता है ठट्टा सिंध। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा भर भर के बनते हैं, तो यहां से आपको बहुत ध्यान लगा के समझना और पढ़ना है। दोआब कर में वृद्धि, इसकी क्या क्या योजनाएं थी, तो दोआब कर में वृद्धि 1325 ईस्वी की बात है। अपनी प्रथम योजना के तहत गंगा यमुना के बीच दोआब में 10 से 20 गुना तक बढ़ा दिया। तारीख मुबारक शाही के अनुसार कर 20 गुना तक बढ़ाया गया, जिसमें गड़ी या मकान कर, चराही कर भी जुड़े थे। बदायूं ने करों की वृद्धि में को दुगना बताया, पर यह योजना उस समय लागू की गई जब दोआब में वर्षा की कमी के कारण दुर्भिक्षक चल रहा था। सुल्तान का कर्मचारियों ने कठोरता से बड़ी दर पर किसानों से कर वसूला। परिणाम स्वरूप किसान गांव छोड़कर भागने लगे, कृषि खत्म हो गई। सुल्तान को जब तक यह खबर मिली योजना को वापस लिया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अतः कर वृद्धि की योजना असफल रही। एक्चुअल में मैं अगर इसके बारे में आपको बताऊं, तो ये ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत कुछ सोच तो रखा था। जैसे हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सोच लेते हैं कि हमें ऐसे से ऐसे करना है, लेकिन हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों से, यानी वर्तमान में क्या हमारी स्थिति है, क्या जो हमने सोचा है वो चीज वैसे हो सकती है कि नहीं हो सकती, इन चीजों को हम ध्यान में नहीं रखते और हम एक बस ख्वाबों का एक महल बनाते चलते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बहुत अच्छी पॉलिसीज थी इसकी, ये तो कहा जाता है, लेकिन उसका टाइम गलत था और वो चीजों को जमीनी लेवल पे देखता नहीं था। या ये भी कह सकते हैं कि इसके जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो इस सही सूचना नहीं पहुंचाते थे। तो देख सकते हैं आप, दोआब कर में जिसने वृद्धि की, अपनी पहली योजना जिसने लागू की, उसके असफल होने का प्रमुख कारण क्या था, तो वो प्रमुख कारण था प्रशासनिक अधिकारियों का सही से सुल्तान तक सूचना ना पहुंचाना। आगे देख सकते हैं कृषि विभाग की स्थापना। कृषि कर से उपजे संकट और विद्रोह को शांत करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 1 वर्ष विभाग दीवान कोही की स्थापना की। 2 वर्ष तक 60 वर्ग मील भूमि पर हेर फेर कर फसलें उगाई गईं। 70 लाख रुपए का व्यय किया गया, मगर यह योजना सफल रही क्योंकि भूमि अनुपजाऊ निकली तथा अधिकारियों ने भी घोटाला किया। देखिए इसकी योजना पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन वो सही से उन चीजों का इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था। राजधानी परिवर्तन, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी इसकी रही है। अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी बेवकूफी की बात करती हूँ तो वो था इसका राजधानी परिवर्तन, जिसने 1327 ईस्वी में किया था। सामरिक महत्व और केंद्रीय स्थिति को देखते हुए 1327 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद को दिल्ली के स्थान पर राजधानी बनाने का निर्णय लिया। दौलताबाद तक सड़क बनवाई गई, दोनों ओर वृक्ष लगवाए गए, लोगों को जबरन दौलताबाद ले जाया गया। दिल्ली वीरान हो गई, जाते समय भी बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। एक्चुअल में इसने क्या किया कि राजधानी परिवर्तन करके, अगर मैं बात करूं कि खिलजी डायनेस्टी के टाइम में ही साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ काफी ज्यादा दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो चुका था और तुगलक में भी काफी ज्यादा दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ। तो इसने ये दिमाग लगाया भाई कि दिल्ली में बैठ के हम साउथ में रूल नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, देवगिरी दौलताबाद चले जाते हैं। तो इसने दौलताबाद ही पहुंचा, लेकिन दौलताबाद जो साउथ का एरिया, देवगिरी जिसे हम कहते हैं, उसमें और दिल्ली में काफी ज्यादा अंतर है। वहां की रहन सहन, वेशभूषा, जलवायु, बहुत से लोग दिल्ली छोड़ के जाना भी नहीं चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज भाषा जो कि दिल्ली और दौलताबाद की काफी अलग थी। लेकिन फिर भी इसने काफी बेवकूफी करते हुए वहां पे राजधानी परिवर्तन की और बाद में ये बिल्कुल असफल रहा। फिर से इसे दिल्ली वापस आना पड़ा। तो इन चक्करों में इसने काफी ज्यादा व्यय किया, लोगों की भी बहुत जान माल की हानि हुई, दिल्ली वीरान हो गई, फिर से दिल्ली को बसाया गया। तो ये भी पूरी तरह से असफल रहा। दौलताबाद पहुंचकर लोग वहां की गर्म जलवायु सहन ना कर सके, मृत्यु के मुंह जाने लगे। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ
और 1335 में दौलताबाद से लोगों को वापस दिल्ली चलने का फरमान सुनाया गया। राजधानी परिवर्तन के इस प्रयोग ने दक्षिण भारत में मुस्लिम धर्म और संस्कृति का विकास तो हुआ, जिसमें अंततः बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। लेन पूल के अनुसार दौलताबाद एक पथ भ्रष्ट शक्ति का स्मारक था। सांस्कृतिक मुद्रा का प्रचलन। अगर मैं एक चीज और कहूं कि बेचारा ये पॉलिसी तो लाता था, लेकिन ये किस्मत का भी बहुत बेकार व्यक्ति था कि जब जब ये कोई ना कोई नई पॉलिसी लाता, उस चीज की कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती। ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो यहाँ पे मैं किस्मत की बात करूंगी। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा। एक सोने का सिक्का जिसका भार 200 दानों के वजन के बराबर था, जिसे इब्ने बतूता ने दिनार बताया है, उसे मोहम्मद तुगलक ने निर्मित कर दिया। उसने 175 दानों के तुल्य वजन के सोने व चांदी के पुराने सिक्कों की जगह असली सिक्कों के पुनः शुरू कर दिए, जिसका भार 140 चांदी दानों के बराबर था। इस परिवर्तन का कारण था चांदी की अपेक्षा सोने का सापेक्ष महत्व नीचे आ गया था और दक्षिण के अभियानों के कारण साम्राज्य का कोष पुरानी धातु के सिक्कों से बड़ी संख्या में भरा हुआ था। लोगों को करोड़ों की संख्या में तांबे के सिक्के बना डाले। इनका मूल्य पत्थर और मिट्टी के समान हो गया। मतलब कोई इसकी मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं थी, लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया था, नकली सिक्के बनने लगे थे। सोने का टंका तांबे के 100 टंकों के एक मूल्य के बराबर था। प्रत्येक सुनार तांबे के सिक्के ढालने लगा। व्यापार जब बाधित हुआ तो सुल्तान ने तांबे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों से बदलने का आदेश दे दिया, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफी थी इसकी। दिल्ली के तुगलकाबाद में सिक्कों के पहाड़ बन गए। मोहम्मद तुगलक एक उदार शासक था, उसने उलेमाओं के आदेश मानने से इनकार कर दिया था। यानी यहाँ पे अगर मैं धर्म की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा कट्टर धार्मिक नहीं था। इसके पिता के बारे में भी यही चीज मिलती है कि इसका पिता भी जो था गयासुद्दीन तुगलक, उसने भी हिंदुओं के प्रति बहुत विनम्र व्यवहार रखा और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी वही किया। सती प्रथा को रोकने का इसने प्रयास किया। राजपूत रियासतों में हस्तक्षेप नहीं किया। आगे देख सकते हैं खुरासन अभियान, ये भी बहुत बड़ी बेवकूफी थी इसकी। मोहम्मद तुगलक का विचार विश्व विजयी का था, मतलब उसे ये लगता था कि वो पूरी दुनिया जीतेगा। उसने खुरासन व इराक जीतने का निश्चय किया। इस काम के लिए बड़ी सेना का संगठन भी किया। ऐसा करने में उसे उन खुरासिनों कुलीनों से प्रेरणा मिली जिन्होंने उसके दरबार में शरण ली थी। इसमें उनके अपने निजी स्वार्थ भी थे। जलाउद्दीन बर्निया बताता है कि लगभग 3,70,000 मनुष्य दीवाने अर्ज या भर्ती कार्यालय में प्रविष्ट किए गए। पूरे 1 वर्ष तक उनको इसका वेतन दिया गया। यह इनकार नहीं किया जा सकता कि खुरासन में अबू सईद के बदनाम शासन के कारण अव्यवस्था थी और मोहम्मद तुगलक निश्चय ही उसका लाभ उठा सकता था। परंतु यह भूला नहीं जा सकता कि मोहम्मद तुगलक की स्थिति स्वयं भारत में स्थायी नहीं थी और इसलिए विदेशी भूमि को जीतने का विचार तक उसके लिए एक मूर्ख कार्य था। इसके अतिरिक्त उसने यातायात की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। भौगोलिक मतलब खुरासन अभियान तो उसने सोचा कि स्टार्ट कर दूं, लेकिन उसने यातायात की समस्या, भौगोलिक कठिनाई, इनके बारे में सोचा नहीं। हिमालय को भी वो भूल गया। भौगोलिक कठिनाइयों के प्रति भी उदासीनता बरती। यह बात पूर्णतः भूला दी कि हिमालय व हिंदकुश के पहाड़ी भागों से होकर ऐसी विशाल सेना का निकलना भी कठिन कार्य था। उस सेना का भोजन व ऐसे दूर के देशों में जीवन की अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध करना भी कोई सरल कार्य नहीं था। अब यहाँ पे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो तगी ने सिंध में शरण ली और मोहम्मद तुगलक ने उसके विरुद्ध बढ़ने का निश्चय किया, परंतु मार्ग में सुल्तान बीमार पड़ गया और इसलिए गोंडल पर कुछ समय के लिए रुकने पर विवश हो गया। कुछ दशा सुधरने पर वह सिंध में ठट्टा की ओर बढ़ा। उस स्थान से 3 या 4 दिन तक बढ़ते ही उसकी दशा गंभीर हो गई और 20 मार्च 1951 को उसका देहांत हो गया। बदायूं इस प्रकार कहता है कि इस प्रकार राजा को अपनी जनता से और जनता को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। यानी कि बहुत अच्छा नहीं लिखता उसके लिए। आगे देखते हैं कि इसकी असफलता के क्या कारण थे, तो यहाँ इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार उन अमीरों की ओर से जो उसके डेरे में भीड़ लगाए रहते थे, वह अपनी डगमगाती हुई शक्ति को रोकने के लिए सहायता के हेतु देखता था, किंतु वे सब बिना किसी योजना या नीति के अल्प बुद्धि वाले थे और उसे केवल बहुत थोड़ी सी सहायता दे सकते थे। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपको लगता है कि आप बहुत सही फैसला ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो आपके आसपास भी जो लोग होने चाहिए वो भी बुद्धि वाले होने चाहिए। और अगर आप कोई गलत फैसला लेते हैं तो आपको टोके भी वो।
आप ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो आपसे कम बुद्धि के हों, तो आपकी बुद्धि का विकास ही नहीं हो पाएगा। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए आपसे ज्यादा बुद्धि के हों और आपसे ज्यादा दिमाग रखते हो, ताकि वो आपकी गलतियों पर आपको टोक सके और तब आप उसका करेक्शन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे गलती ये थी कि इसके जो अमीर थे चारों तरफ, वो भी अल्प बुद्धि के थे और ये जो कहता वो उसको सही मान लेते थे, उसको कुछ रोकते टोकते नहीं थे। जिस वस्तु ने उसे गंभीरता के साथ रोका वह चीज उन योग्य शासकों व अधिकारियों की कमी थी, तो उसकी योजनाओं को लागू कर सकते थे। मुख्य स्थान पर मनुष्य की अकुशलता के तत्व को इस सीमा तक महत्व कृष्ण प्रदान किया कि गड़बड़ वाले क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुल्तान की उपस्थिति आवश्यक हो गई थी। निरंतर विरोध व कुप्रबंधकों से प्रभावित स्थानीय शासन प्रबंधन उन विरोधियों के सामने न ठहर सके जिनकी शक्ति रोज बढ़ रही थी। प्रशांति की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने में गुजरात या देवगिरी कहीं का भी स्थानीय शासन प्रबंध कोई उत्साह न दिखा सका। केवल सुल्तान ही को आक्रमणों की मुख्य चोट का मुकाबला करना पड़ा। राजसी सेना भी कोई विशेष कुशलता न दिखा सकी। शायद सुल्तान की असाधारण कठोरताओं ने उसको संतोष समाप्त कर दिया और उसका उत्साह भी ठंडा कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आता है सुल्तान के बारे में कि सुल्तान की क्या पॉलिसीज थी, सुल्तान किस तरह से असफल हुआ और उसकी असफलता के क्या प्रमुख कारण थे। तो यहाँ पे मैंने इसको बताया, आगे भी बताती हूँ कि देखिए इसके चरित्र का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं। इसके चरित्र का मूल्यांकन जानते हैं कि किसने क्या कहा है इसके बारे में। एल्फस्टन का मत है कि मोहम्मद तुगलक पर थोड़ा बहुत पागलपन का भी प्रभाव था। कुछ लेखक जैसे हैवेल, एडवर्ड टॉम्स और स्मिथ जैसे उसी की स्वीकार का अनुसरण करते हैं, मानते हैं कि भाई थोड़ा सा पागल भी था ये। गार्डन ब्राउन के देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक के जीवन के बुरे पहलू को बिल्कुल छोड़ दिया जाए तो उसे पागल, खून का प्यासा या स्वप्न देखने वाले से मुक्त किया है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे बर्नी क्या कहता है कि वह इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व में गुणों व दोषों के विषय में विपरीत मत रखते हैं। यह विवाद हमेशा से ऐसे जीवित रहा है। मोहम्मद तुगलक अपने समय के योग्य एवं होनहार विद्वानों में से था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके समकालीन लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। वह एक तीक्ष्ण बुद्धि व आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति रखता था। वह तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित शास्त्र, ज्योतिष व भौतिक विज्ञान जानता था। वह रचना व शैली का पूर्ण स्वामी था। वह एक योग्य व सुंदर लेखक भी था। लेकिन यहाँ पे मैं एक जो निष्कर्ष निकालूंगी कि भाई इसके असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, इसके प्रमुख कारण क्या थे कि इसने जो अधिकारी नियुक्त किए थे वो अधिकारी भ्रष्ट थे, पूरी तरह से इस तक सही सूचना नहीं पहुंचाते थे और उन अधिकारियों को भी ये डर था कि भाई ये पागल है, कहीं जान से न मरवा दे, तो अगर मैं कोई निगेटिव थॉट पहुंचाऊंगा तो ये मुझे ही जान से मार देगा। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ना, रक्त पिपासु, खून का प्यासा भी था ये, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी था। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी थी जो इसकी असफलता का कारण बनी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मैं पढ़ाऊंगी आपको फिरोज शाह तुगलक।